अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में होने वाले अफसोसनाक वाकये पर। मुमताज आलम दीन मौलाना तकी उस्मानी पर दिन दिहाड़े नीपा चौरंगी के करीब राशिद ननाज रोड पर कातिलाना हमला किया गया। हमले में मौलाना तकी उस्मानी बाल बाल बच गए, जबकि उनके साथ मौजूद उनकी अहलिया और 2 पोते भी मौजाना तौर पर महफूज रहे। ताहम हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक हो गए। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए गुलशन इकबाल में वाक़े बैतुल मुकर्रम मस्जिद जा रहे थे। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 हमला आवरों ने 3 जानिब से मुफ्ती तकी उस्मानी की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। गाड़ियों में मौजूद दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर्स जख्मी हैं। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख के मुताबिक हमले के टारगेट मौलाना तकी उस्मानी थे। वो जिस गाड़ी में थे, हमला आवरों ने पहले उसी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी आगे निकाल दी। जियो न्यूज से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी को पहले से धमकियां मिल रही थी और उन्होंने मुलाकात में इन खदशात का इजहार भी किया था। ये जो वाकया पेश आया है, ये जुमे की नमाज के लिए जब वो जा रहे थे उस्मानी साहब, तो उसके बाद ये वाकया पेश आया है। शारा फैसल और गुलशन इकबाल के दरमियान में जो सड़क है उसके ऊपर। और ये उस्मानी साहब को पहले से थ्रेट्स थे। उन्होंने मेरे पास भी आके इसकी बात की थी और चीफ मिनिस्टर से जाके भी उन्होंने इस चीज का इजहार किया था। उसके बाद उन्होंने आईजी सिंध को हिदायत की थी कि उनकी सिक्योरिटी बीफ अप करें, और आईजी साहब ने की भी थी उनकी सिक्योरिटी बीफ अप। कोशिश करेंगे आज शाम से पहले 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो ये कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने फायरिंग की है उन्हें अरेस्ट किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं और मुल्जिमान को गिरफ्तार होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी आलिम इस्लाम की बाअसर तरीन शख्सियात में से एक हैं। उन्हें मुस्लिम दुनिया का बाअसर तरीन आलिम करार दिया जाता रहा है। इनका नाम एक से ज्यादा बार 50 बाअसर तरीन मुसलमान की फहरिस्त में आ चुका है। इसलिए आज का वाकया कराची का अमन तार तार करने की मुनज़्ज़म साजिश है, वो अमन जो कराची समेत पूरे मुल्क को बड़ी कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि साजिश को बेनकाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती तकी उस्मानी के साहबजादे डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब। इमरान उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली को आज निशाना बनाया गया। खुदा का शुक्र है कि वो इसमें महफूज रहे हैं। ज़रा बताइएगा कि आपकी मुलाकात जब हुई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, इस वाकये के बारे में उन्होंने क्या बताया और इस वक्त वो खैरियत से हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है, और मैं यानी कि अल्फाज नहीं है हमारे पास शुक्र अल्लाह ताला के शुक्र के लिए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मौजूदा तौर पे अब्बू और अम्मी को और मेरे भतीजों जो 2 बच्चे थे जो अब्बू अम्मी के साथ उमूमन बैतुल मुकर्रम मस्जिद जुमा के लिए जाया करते थे, वो साथ जा रहे थे। तो और एक और गाड़ी हुआ करती है, वो दादुम की साथ होती है, वो दादुम के मुहाफिजीन भी होते हैं, तो वो भी साथ थी। और हमारा अपना ड्राइवर था और एक गार्ड पुलिस की तरफ से दिया हुआ है हमें, तो वो था। और एक दादुम की एक जो मैं बताया दूसरी गाड़ी। तो सीसी फुटेज के अंदर जो हमने देखा उसके मुताबिक तो ये लगा कि उन्होंने पहले जो है वो पहली वाली गाड़ी को बुक किया, और वो गाड़ी टकरा गई आगे जाके। हमें बाद में कुछ ने बताया कि वो जाके टकरा गई और उसका जो ड्राइवर था और वो जख्मी हो गया शदीद, और उसका गार्ड मर गया। उसके बाद फिर वाली साहब पीछे गाड़ी आ रही थी, फिर उसको उन्होंने वो किया। तो अम्मी की तरफ से, और शीशा जो था, अम्मी और अबू पीछे बैठे हुए थे, तो उसकी तरफ से शीशा जो था वो उधर से वो पूरा का पूरा बस मारा, पीछे से भी, आगे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। बस ये तो अल्लाह का करम ही है। वो ड्राइवर ने वो जो पुलिस वाला था बेचारा, वो भी बहुत शरीफ आदमी था, मोहब्बत करता था। अबू से कहना है कि हज़रत आप थोड़ा सा दराज हो जाइए। लेकिन दूसरे से ये कहा ही था, जो गोली तो पहले उसको लग चुकी थी, सबसे पहले उसी को गोली मारी थी। फिर वो उसके बाद जो है ना दूसरी गोली उसको ड्राइवर को लगी थी। तो ड्राइवर ने कहा था आप जो है ना पीछे अपने आप का थोड़ा सा दराज कर लीजिए। अब्बू ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को लग जाए, क्योंकि टीना और यमान जो छोटे बच्चे हैं, ये 6-7 साल के 2 बच्चियाँ थे, वो बीच में बैठ जाते हैं आमतौर पर। तो अब्बू ने फ़ौरन उनको जो है ना अपनी गोद में कर लिया, तो उनको ताकि वो ना हो जाए। तो उसने ड्राइवर ने तेज गाड़ी दौड़ाई, और लेकिन वो पीछा करता रहा, वो दाएं बाएं से भी मारता है। तो इमरान उस्मानी साहब, यकीनन जो आप बात बता रहे हैं, और इसमें ड्राइवर ने बड़ा ही अक्लमंदी का सबूत दिया। उसने गाड़ी रोकी नहीं, तेज कर दी, क्योंकि आप कह रहे हैं वो ताक़ुब कर रहे थे पीछे। जानिसारी कहते हैं ना इसको, कि वो पुराना ड्राइवर था हमारा, बहुत ज़्यादा पुराना माशाल्लाह।
तो उसने बस ये सोचा कि हजरत को किसी तरीके से बचाया जाए, तो उसके लिए उसने ये किया कि अपनी एक हाथ से गाड़ी, वो कह रहे हैं बायां हाथ तो उसका शल हो चुका था, उसमें जैसे गियर वगैरह लगाते हैं ना, तो उसने एक हाथ से जो है ना दाएं हाथ से गाड़ी चलाई उसने, और फिर गाड़ी वो मुस्तकिल मोड़ता रहा, यानी कि दाएं बाएं आगे पीछे करता रहा, यानी उसकी हालत उसने उसने चालाकी से उसने वो किया। और वो बाकी अल्लाह, असल तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, जब जिसको अल्लाह ताला रखे उसे कौन चखे वाली बात है। तो इस वक्त इमरान उस्मानी साहब जरा बताइएगा, आपकी वालदा और मुफ्ती उस्मानी साहब खैरियत से हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ज़हनी परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है ऐसे वाक़यात। अम्मी की और जो छोटे बच्चे थे उनके वो शीशे जो टूटा था वो उसकी पेटियाँ लगी थी, इसकी वजह से थोड़े से जख्मी हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल में अब्बू के ज़र्रा बराबर भी कुछ नहीं हुआ और अल्लाह ताला का ये खास करम था। अलबत्ता ये है कि हमारे अब्बू वालिद साहब वालदा वगैरह जब भी बैठते हैं तो मुस्तकिल कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं। वो इवन वो कह रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता कि हम किस जगह से गुजर रहे हैं, सिर्फ उनको आवाज़ सुनाई, लेकिन वो रसाए रात से कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, तो वालदा भी पढ़ती रहती हैं, तो उसकी बरकत और वालदा ने इनिशियल जो तफ्तीश हुई है पुलिस ने अब तक क्या बताया है आपको और आपकी फैमिली को? देखिए, हमें वालिद साहब के आपको पता है कि माशाल्लाह एक आलिमी शख्सियत है, उनकी तो कारनामे, उनकी किताबें, फिर उनके जो मुख्तलिफ हर लिहाज से उनकी खिदमात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल दुनिया भर के अंदर सब जगह हैं। उनका कोई मुतनाज़ शख्सियत तो कहीं से भी नहीं है, पॉलिटिकल है, ना किसी फ़िक़े से ताल्लुक़ है, ना कोई, एक तो इल्मी और अकेडमिया की पर्सनैलिटी है वो, तो उनका कोई ज़्यादातर काम उनका अकेडमिया से रिलेटेड होता है और उसी से किताबें लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना और क्या कहते हैं इस्लामी बैंकारी, ये वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर उनकी पूरी दुनिया ज़िंदगी भर इसी उसमें रही है। तो आई डोंट नो, मतलब ये तो कोई, अगर उनको लोगों को पता है कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों, इस्लाम, इस सब चीज़ों के लिए उनको नुकसान कोई किस चीज़ से पहुँच सकता है, तो यही वजह है कि हमारे सुबह से और जब से ये वाक़या हुआ है तो पूरी दुनिया से, यानी कि हर किस्म के लोग, यानी किसी एक कोई ना पर्टिकुलर पार्टी ना पर्टिकुलर कोई वो, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के हर एक चीज़ महबूब शख्सियत है, हर एक से मोहब्बत करते हैं, तो हर आदमी को उसकी फिक्र बिल्कुल है। और तकी उस्मानी साहब भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं देख रहा था उनका ट्वीट भी था कल, उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की है, जिस तरह पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने एक मैसेज दिया है, वो ट्वीट भी उन्होंने कल किया था। मुझे बताइए कि आज हमारे चैनल से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा था कि कुछ अरसे पहले तकी उस्मानी साहब से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था, उन्होंने बताया था कि उनको थ्रेट्स हैं। तो क्या इस किस्म की थ्रेट्स मौसूल हो रही थी उनको, तकी उस्मानी साहब को? नहीं, मेरे इल्म में सच्ची बात नहीं है। हो सकता है अब्बू को हुआ हो, लेकिन अब्बू मैं ना बताते हूँ, ये बात उनको बताइए, मुझे इस बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं है। सिक्योरिटी से मुतमईन थे तकी उस्मानी साहब, या उनका ये मुतालबा था कि उनकी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया जाए? असल बात हमारा ये रहता है कि इत्मीनान कभी देखिए आज का भी जो वाक़या हुआ, हम अपनी तरफ से तो कार्ड भी थे, सब कुछ था, कि आप देखें उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को तबाह कर डाला। जात बचाने वाली जात अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला बचाता है, अल्लाह ताला जो जिसको रखना चाहे, तो वह मकरू व मकर अल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो जो है ना अल्लाह ताला की जात है, अपनी तरफ से तदाबीर इंसान कर सकता है, उतनी की गई थी और हम लोग कर सकते थे। बहरहाल ये कि इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे और आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और माशाल्लाह इतने लोगों को फ़ोन आया, हम लोग आमतौर पर टीवी पर नहीं आते, आपको पता ही होगा, वालिद साहब नहीं आते और हम लोग भी, तो मैं सिर्फ कहता रहा कि भाई आप हज़रात से इस दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह जितना भी होगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह तमाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साहबजादे हैं तकी उस्मानी साहब के, और उन्होंने पूरा वाकया बताया कि वाकया कैसे पेश आया। ड्राइवर की बहादुरी है जिसने गाड़ी को उस फायरिंग के बाद, गोली लगने के बाद रोका नहीं, वो गाड़ी मुसलसल चलाता रहा। जैसे ये बता रहे थे कि जो मोटरसाइकिल में अफराद थे वो ताक़ुब करते रहे, काफ़ी देर तक फायरिंग करते रहे, लेकिन क्योंकि गाड़ी वो तेज़ रफ्तार में चला रहे थे, इसलिए अल्लाह ने जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, उनकी अहलिया को और जो उनके पोते पोतियाँ साथ थे उनको महफूज रखा। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कलदम तंजीमों के खिलाफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं और जो सख्त तनकीद कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलावल भुट्टो पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ क्या है कलदम तंजीमों के हवाले से, और हुकूमत जो इस वक्त उनके खिलाफ इक़दाम ले रही है उस पर उनकी राय क्या है, सुनिए। जहाँ तक आपने एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता। वीव हर्ड दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन
कि बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज़ उनको ना उड़ा दें। बिलावल भुट्टो साहब की ये तनकीद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तनकीद का जवाब देने के बजाय उनकी पाकिस्तानियत पर शक कर रहे हैं। कोई कह रहा है अपने आकाओं को पैगाम पहुंचा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो मोदी की जबान बोल रहे हैं। क्या कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के मिनिस्टर्स ने, सुनिए जरा। तो बिलावल जरदारी साहब ने आज जो बातें की, जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। वो आका जिनकी खिदमत करके ये लोग अपनी सियासत करते रहे हैं, शायद ये पैगाम उनके लिए जा रहे थे। आप किसकी आवाज बन रहे हो? आप किसका केस प्लीड कर रहे हो? अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये बात करना ये किस ज़मरे में आता है? ये जवाबी तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स की जानिब से और सिर्फ तनकीद नहीं हो रही है, पंजाब असेंबली में 2 करारदादें भी पेश की गई हैं जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ उनके इस मौक़िफ़ पर। अब माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जिन पर गद्दारी के फतवे लगे हैं, जिनकी पाकिस्तानियत पे शक किया गया है। तो बेहतर होगा कि तहरीक इंसाफ जो तनकीद हो रही है उसका जवाब दे। अगर वो इस नुक्ता नज़र से जो कि बिलावल भुट्टो का है उससे इत्तेफाक नहीं करते तो उस पर तनकीद करें, उसका जवाब दें, बजाय इसके कि उनके ऊपर फतवे लगाए जाएं कि वो गद्दार है या मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। क्योंकि माजी में हर लीडर के साथ ये हो चुका है। खुद इमरान खान का जो मौक़िफ़ रहा है कलदन तंजीमों के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह है। वो तनकीद करते रहे कि माजी में कैसे इनको इस्तेमाल किया गया है। और सिर्फ माजी की बात नहीं है, कल भी सहाफ़ियों से जब मुलाकात की इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इनकी वजह से, इन कलदन तंजीमों की वजह से पाकिस्तान आइसोलेशन में गया है, हम ऐसे नहीं चल सकते, हमें इनको ख़त्म करना होगा। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ किया है। और पंजाब असेंबली की करारदाद भी मैंने आपके सामने रखी। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम सवाल भी है, वो ये कि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त इतनी सख्त तनकीद क्यों कर रहे हैं? यही केसेस जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब पर है या आसिफ अली जरदारी साहब पर है, उन पर बिलावल भुट्टो का पहले मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि हमने 18वीं तरमीम में चेंज करने से मना कर दिया, हम अमेंडमेंट नहीं लाना चाहते, हम पर दबाव डालने के लिए केस बनाया गया है। कभी उन्होंने ये भी कहा सदारती निज़ाम इंप्लीमेंट करने के लिए केसेस बनाए गए हैं, ये भी कहा कि गवर्नर राज लगाने के लिए केसेस हम पे बनाए गए हैं। आज इन्हीं केसेस पर ये कहते हैं कि क्योंकि मैं कलदन तंजीमों के हवाले से एक मौक़िफ़ रखता हूं, उन पर तनकीद कर रहा हूं, इसलिए मेरे पे ये केस बनाए गए हैं। तो वो भी कभी कुछ कह रहे हैं, कभी उनका मौक़िफ़ बदल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी मंजूर साहब, यही केसेस पहले भी थे जो फेक अकाउंट्स के हैं, उस पर कभी कहा कि 18वीं तरमीम का दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, कभी कहते हैं सदारती निज़ाम, आज कह रहे हैं क्योंकि मेरी तनकीद है कलदन तंजीमों की पॉलिसी पर इसलिए केसेस बनाए गए हैं, इसलिए मुझे नोटिस आ रहे हैं। तो फैसला कर लेना कि क्यों आ रही है। आज कल 23 मार्च है, तो मैं तो ये शुक्र अदा करता हूँ कि कायदे आज़म आज नहीं थे, वरना उन पे भी यही फतवे लग जाते। कुफर के फतवे तो लगे थे, आपको याद है, अल्लामा इकबाल पे लगे, उन पे लगे, बुल्ले शाह पे लगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगे, बीबी पे लगे, और उन सारों की इस मुल्क के लिए खिदमात भी देख लें। 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं यहाँ पे। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का डिफेंस का या नेशनल सिक्योरिटी का, कि उन्होंने यहाँ पे एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उन्होंने बार बार लिखा कि मैं साउथ एशिया को एटॉमिक फ्री देखना चाहता हूँ, एटम बम से फ्री देखना चाहता हूँ, एटमी स्पेस। उसकी वजह से आज जो बढ़के मार रहे हैं हम, वो किसकी बदौलत है? और उसको कुर्बानी, ये जो अभी ये जनरल गुलाम उमर के बेटे कह रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, जिनके बारे में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, वो कह रहे थे अपने आकाओं को, उन्हीं आकाओं ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर में कहा था ना, हिंदी के सिंजर ने, कि हम तुम्हें दुनिया के लिए खौफनाक मिसाल बना देंगे। किसके ज़रिए बनाया? ज़िया-उल-हक के ज़रिए। अब वो कह रहे हैं, वो फतवे दे रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया? बीबी। अल खालिद टैंक कौन? बीबी। JF थंडर का मुआहदा किसने किया? बीबी ने किया। अब उनको गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क कहकर मार दिया गया है, और उनका जो बेटा है उसके गिर्द जमा हो गए। मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक चीज सुनवाना चाहता हूं, ये ज्यादा पुरानी बात है, मैं उधर ही आ रहा हूं सर, ये 9 माह पुरानी बात है। ये जरा सुन लीजिए कि शहरी रहमान साहिबा और आपकी जमात का मौकिफ PMLN के बारे में क्या था, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या था, मैं कुछ सुन लीजिए, इसके बाद मैं इसका जवाब लेता हूं आपसे। जी, पाकिस्तान की वकार मियां नवाज शरीफ के स्टेटमेंट से हम समझते हैं
बुरी तरह मजरू करने की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के बयानिए और इस किस्म के मौक़िफ़ को ना सिर्फ मुस्तरद करती है, लेकिन हम इससे भरपूर इख्तिलाफ रखते हैं। नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ पर तो आपने ठप्पा लगाया है। ये क्या बयानिया है? डॉन को एक इंटरव्यू दिया था नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने मुझे ये बताएं नरेंद्र मोदी के बारे में जो उसी तकरीर में कहा कि वो बुचर ऑफ गुजरात है और अब बुचर ऑफ कश्मीर है, वो भी तो बिलावल भुट्टो ने कहा ना, किसी और ने तो इतनी जरूरत नहीं की। आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मौका मिलता है उस तरह की मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक सिर्फ गुजारिश है, अगर पाकिस्तान की रियासत के जो करता धरता है और हुकूमत के करता धरता है, उन्होंने अब भी होश के नाखुन ना लिया, अगर सिर्फ इंडिया हो तो मैं बिल्कुल जो आप कहेंगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। दुनिया का कोई मुल्क हमारा बयानिया मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो नेशनल सिक्योरिटी में ये इशू गया है मौलाना मसूद अजहर का, उस पर टेक्निकली उन्होंने टाइम लिया है चाइना ने। अमेरिका आपके साथ नहीं है, बरतानिया आपके साथ नहीं है, फ्रांस आपके साथ नहीं है, जर्मनी आपके साथ नहीं है, रशिया आपके साथ नहीं है, तो फिर कहां पे लेकर जा रहे हैं? मैंने गुजारिश की थी, एक भुट्टो साहब का नुक्ता नजर एक ज़ियाउल हक का है कि उसने ये तंजीमें बनाई, हम उस नुक्ता नजर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बर्बादी के दाहने पे पहुंचा दिया। बासी साहब तनकीद करें अगर बिलावल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये कहना कि उनका जो बयानिया है वो मोदी का बयानिया है, वो किसी और को फायदा पहुंचा रहे हैं, गद्दारी के फतवे देना, ये हर कोई ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहे। बड़ी सख्त बातें की इमरान खान साहब ने इन्हीं कलदम तंजीमों के हवाले से, लेकिन ये तो तनकीद का तरीका नहीं है ना। शहजाद, कोई भी बयानिया, कोई भी मौक़िफ़ रखना किसी लीडरशिप का अपना उसका इस्तेकाक होता है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट होने का ख़तरा है। इंडिया बॉर्डर पे खड़ा है, हमला कर चुका है और मुंह की खा चुका है। इंडिया सफारती अटैक किया हुआ है, इंडिया ने इंटरनेशनल नैरेटिव का अटैक किया हुआ है। हमारा वो ज़बरदस्त पोटेंशियल वाला पाकिस्तान को मुस्तकबिल जिसको हम लीडर देखना चाहते हैं, और पता नहीं कौन उसको कौन एडवाइस कर रहा है, कौन लोग उसके बेचारे के खिलाफ है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ग्रोह है कि जो ये बात करके, चाहे वो नवाज शरीफ साहब बात करें डॉन लीग्स की, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, चाहे बिलावल जिनके ख़ानदान की बहुत कुर्बानी है जमहूरियत के लिए और भुट्टो साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, वो एक तरफ। ये जो कल परसों उन्होंने बातें की हैं, ये बिल्कुल हर खतरे की घंटी से ऊपर है। इस तरह कोई दो मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मुंबई अटैक्स के बाद भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, इमरान खान साहब इंडिया में बैठ के इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे कि हाँ ये हुआ है, हमारे यहाँ से एविडेंसेस होंगे, मैं आऊंगा, मैं खत्म करूंगा। तो फिर उस पर भी आप वही फतवा लगाएंगे कि वो भी गद्दारी थी? देखें, उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये तक कहा है कि कलदम तंजीमों को आपस में लड़ाने के लिए यहाँ पे एजेंसीज ने काम किया है, माजी में इस तरह की चीजें होती रही, वो ये आके कहते रहे, तो क्या कहेंगे फिर उस पर आप? देखिए शहजाद, फिल वक्त मान लेते हैं कि बिलावल साहब जो ये बातें कर रहे हैं वो अपने केसेस की वजह से नहीं कर रहे, दुनिया की तवज्जो अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे, मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात भी है, पाकिस्तान का अपना हाउस इन ऑर्डर करना भी है, तो वो क्या जो आपका दुश्मन मुल्क है उसके आपने हेडलाइंस बनानी है? आप इन कैमरा ब्रीफिंग में जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं, ये बयानिया जो हमारा रियासत का जो रोल रहा है वो बेनज़ीर साहबा के दौर में भी ऐसा ही रहा है, नवाज शरीफ के भी रहा है। और अगर इस गवर्नमेंट ने आके, बिलावल साहब पिछली पार्टी और नवाज शरीफ के एलाई हैं, नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, इस हुकूमत ने तो आके उनको अरेस्ट किया, उनको बंद किया, और ये कह देना कि हमने इसलिए अरेस्ट किया है कि खुदा न खास्ता इंडिया आके उनको अटैक करेगा, जहाज मारेगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं, बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब को जिस तरह आज वो इंटरव्यू हॉन्ट कर रहा है, आपको ये बात सारी सियासत में हॉन्ट करेगी, पाकिस्तान में नहीं बच सकते। ये जो बयान था बिलावल साहब का कि वो हिफाजती तहवील में इसलिए हमारी रियासत ने लिया हुआ इन लोगों को कि इंडिया आएगा, बमबारी करेगा, इनको मारेगा, ये फैक्चुअल बात है? मैं गुजारिश करूँ, पूरा एक सीक्वेंस है, मतलब आप एक फिक्रा अगर उठा लेंगे, उन्होंने कहा कि ये बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये उनको लेते हैं। और अभी चलाए ना, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं वज़ीर दाखिला, उनके साथ सेक्रेटरी दाखिला बैठे, वो क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे गिरफ्तार किया है, वो कह रहे हैं प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है। हाँ। क्यों ले रहे हैं भाई आप? माजी में भी यही करते हैं, यही हम कह रहे हैं। 10वीं बार पाबंदी लग रही, 10 बार आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं। क्यों छोड़ दिए जाते हैं? मौक़िफ़ इख्तियार मैं ये कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि तो ऐसे एक कार्रवाई कर रहे हैं, बाज़राए मजाक उन्होंने कहा, ये बात कही, उसको एक पूरे बयानिए में से एक फिक्रा उठा लिया गया है। मुझे ये बताएं कि ये बात गलत है या दुरुस्त है? और दूसरी बात ये बताएं
कि जब से ज़िया-उल-हक आया है उसके बाद मुझे बता दें मुनासिब कौन सा टाइम आया। जब से हम सिक्योरिटी स्टेट बने हैं उसके बाद कोई मुनासिब टाइम आया हो किसी सच्ची बात करने का, तो मुझे बता दें कि फलां टाइम ठीक था। अलग अलग जमात से ताल्लुक है, आपको पता है कि माजी में एक पॉलिसी रही है जो पॉलिसी खत्म करने की हम एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि खत्म होनी चाहिए। आप कहते हैं कि इनके तीन वजीर वो ये लोग कहते हैं कि कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं नहीं कर रहे हैं, नतीजा पता चल जाएगा। लेकिन इनके 3 वजीर निकालने का मुतालबा, आज बीबीसी का आर्टिकल है जिसमें जो सेक्टेरियन आउटफिट के सबरा है वो कहते हैं कि हमने कमरुज़्ज़मान कायरा समेत 25 लॉ मेकर्स को सपोर्ट किया है इलेक्शन जीतने के लिए। इस 2018 के इलेक्शन में कराची में आप लोगों ने बाकायदा अलायंसेस किए हुए हैं, ये तो होता रहा है इलेक्शन में। अब असद उमर इस्तीफा दे दे, इस बात पे ये मुतालबा करना तो सब पे इंप्लीमेंट करना। मुझे ये बताएं, पिछली बातों को छोड़ देते हैं, अभी चलो इस इलेक्शन में देख लें, चलो असद उमर को अभी एक साइड पे रखते हैं, हम दूसरे 2 मिनिस्टर्स को देख लें कि क्या कहा है वज़ीर दाखिला ने। अभी है ना, टेप है ना, चलाएं तो सही ना। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि शेख रशीद साहब ने परसों क्या कहा है कि मुझे अगर मोहल्ले का मौलवी कहे तो मैं जहाद पे जाऊंगा, और ये जो काजी फायज ईसा साहब वाला फैसला आया है वो क्या है? वो ये कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल इस मुल्क में जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर बैठे हुए मिनिस्टरों की हालत ये है, और वो तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया उन्होंने, और उस पर अगर कोई बंदा, और हम जा भी रहे हैं, मैं ये यहां पे बताऊं हम जा रहे हैं, और अगर ये सूरत हाल मिनिस्टर्स की है और इनको नहीं निकालते तो आप तो फिर उनके साथ खड़े। वक्त थोड़ा कम है वरना इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाता। बहुत मैं सिर्फ एक जुमला बोलूं, चौधरी साहब ने डिफेंड करने की कोशिश किया, लेकिन बिलावल साहब का ये कहना कि 3 सिटिंग मिनिस्टर्स उनकी कालअदम तंजीम में मुताल्लिक़ है, जो आपको भी पता गलत है, मुझे भी पता गलत है। इंटरनेशनल बयानिया फैटफ के मामलात को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। बात करेंगे पेशावर बीआरटी मंसूबे की, जिसका टेस्ट लॉन्च आज कर दिया गया है। आजमाइशी इफ्तिताह इसका आज हुआ है। ये मंसूबा जो है अक्टूबर 2017 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब, जिन्होंने ये मंसूबे का आगाज 2017 के इनिशियल पीरियड में किया था, उन्होंने कहा था कि 6 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि इसकी जो तकमील की डेडलाइन है उसको बार बार तब्दील किया गया, और इसके बाद 1.5 साल की ताखीर के बाद महज टेस्ट लॉन्च इसका किया गया है। यानी कि अवाम के इस्तेमाल के लिए अब भी बीआरटी मुकम्मल नहीं है। बार बार जो तारीखें दी गई हैं परवेज खटक साहब की जानिब से और दीगर रहनुमाओं की जानिब से, देखिए जरा। जो हम मास ट्रांजिट बस का प्रोग्राम है, ये एशियन बैंक से मैंने कर्जा लिया है। मुझे यकीन है अल्लाह पे कि 1 अक्टूबर से आपका बस का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। 6 महीने इसका टाइम है, और मेरी जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ उस दिन मीटिंग हुई, उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। दुबई में इसी लेंथ की बीआरटी 2.5 साल में बनी, लाहौर की बीआरटी तकरीबन 1.5 साल में बनी, इस्लामाबाद पिंडी की बीआरटी 15 महीने में बनी, और ये 6 महीने इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इस महीने 7 महीना हो जाएगा, अगले तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बीआरटी पर हमारी मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह मार्च तक ये बीआरटी कंप्लीट हो जाएगी। परवेज खटक साहब ने पहले कहा कि 6 माह में मुकम्मल हो जाएगी, इसके बाद उन्होंने कहा मार्च 2018 तक मुकम्मल हो जाएगी, फिर ये कहा गया मई के महीने में कि 8 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। और आपने सुना चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब दिसंबर 2018 में ये कह रहे थे कि मार्च में ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इसी महीने के आगाज में उन्होंने कहा कि अब सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च इसका जो है वो 23 मार्च को किया जाएगा। 23 मार्च को इंशाल्लाह हम जरूर सॉफ्ट ओपनिंग करेंगे। अगर ये उसमें उन्होंने दोबारा कोई और डेट रख दी और ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊँगा और फिर 23 मार्च को मैं आपको बताऊँगा कि मेरा लायामल क्या है और मैं क्या फैसला करता हूँ। महमूद खान साहब कह रहे थे 23 मार्च को अगर लॉन्च नहीं हुआ तो मैं अपने अगले लाएमल का ऐलान करूंगा। तो अब सिर्फ जो है वो टेस्ट आजमाइशी इफ्तिताह किया गया है, अवाम के इस्तेमाल के लिए अभी भी नहीं है। इसकी क्या वजह है, मुसलसल ताखीर के बावजूद अब तक ये मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ है, और इसकी जो कॉस्ट में इजाफा हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यूसुफजई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बताएंगे कि बार बार ताखीर का ऐलान किया गया, इसकी डेडलाइन को चेंज किया गया, और अभी भी जो लॉन्च होने जा रहा है वो सिर्फ एक टेस्ट लॉन्च है, यानी कि अवाम के इस्तेमाल के लिए अब भी नहीं होगी बीआरटी। क्या वजह है इसकी? हमने शुरू में परवेज खटक साहब ने कहा था कि 6 माह में, फिर उसके बाद 23 मार्च का कहा था वजीर। मैं बता देता हूं, इसके अलावा तो हमने कोई डेडलाइन मैं आपको बता देता हूं कि हमने अपने प्रोग्राम में इसको दिखाया भी है। पहले कहा गया अक्टूबर 2017 में ये मुकम्मल हो जाएगी, फिर परवेज खटक साहब ने कहा मार्च 2018 इलेक्शन से पहले ये मुकम्मल हो जाएगी, फिर ये कहा गया मई 2018 में कि 8 माह में ये मुकम्मल हो जाएगी, और दिसंबर 2018 में हमने सुनवाया है कि महमूद खान साहब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि मार्च में ये मुकम्मल हो जाएगी।
फिर उन्होंने कहा सॉफ्ट लॉन्च होगा और आज सिर्फ इसका एक टेस्ट लॉन्च किया गया है। पहले चलो अच्छा ठीक है, मैं अभी जो बात है, अभी मैं इस वक्त बीआरटी पे खड़ा हूँ और आपका जो तमाम मीडिया है वो हैदराबाद से चमकनी जो आखिरी स्टेशन है वहां तक अब पहुंच चुके हैं। ये पीछे आपको स्टेशन नजर आ रहा है, ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, गाड़ियां आपको नजर आ रही है, सारे बीआरटी पे वहां से होकर आई हैं। और कम जो लोग कहते हैं कि जी बीआरटी नहीं बन सकी या नहीं बनती, बीआरटी बन चुकी है। ये जो पीछे आपको स्टेशन नजर आ रहे हैं, इस तरह के स्टेशन तमाम जो उसका स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। सिर्फ उस पर कहीं पे शीशा रहता है, कहीं जो आईटीएस की इंस्टॉलेशन रहती है, इस वजह से हम पूरी इनागुरेशन नहीं की। वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं उस वक्त इनागुरेशन करूंगा जब इसमें आईटीएस निज़ाम लग जाए। मसला ये है कि वो लोग जो पंजाब में बैठ के वहाँ से शूटिंग करते हैं कि जी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं इतना बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है, ये 27 किलोमीटर ये तामीर हो चुका है। में बैठे हुए लोगों पे तनकीद करने के बजाय परवेज खटक साहब पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि 6 माह में बन जाएगा। अब 1.5 साल ताखीर के बाद उसका टेस्ट लॉन्च हो रहा है, तो बजाय इसके कि पंजाब में जो बैठे हुए लोग तनकीद कर रहे हैं उसकी बजाय परवेज खटक साहब पे तनकीद होनी चाहिए कि आपने एक रियलिस्टिक प्लान नहीं बनाया था। 6 महीने में बीआरटी का मुश्किल तरीन मंसूबा बनना नामुमकिन था। ये तनकीद तो उन पे होनी चाहिए ना। देखिए अब ये तो कोई इशू नहीं रहा ना, अब तो इशू खत्म हो गया ना, अब तो बीआरटी बन चुकी है। अब इस पे बात कि बीआरटी बनी है कितने पे बनी है, लाहौर को कंपेयर करें और पेशावर को कंपेयर करें। लाहौर में 27 किलोमीटर बनी है 31 अरब पे, उस वक्त जब डॉलर की कीमत बहुत कम थी। आज 27 किलोमीटर बन चुकी है पेशावर के अंदर बीआरटी, 29 अरब पे बनी है जबकि डॉलर की रेट हाई है। आप मुझे बताएं कि क्या लाहौर में करप्शन नहीं हुई है? अब तो आपकी हुकूमत है माशाल्लाह, अगर लाहौर मेट्रो में कोई करप्शन हुई है तो मेरे ख्याल से आपकी हुकूमत भी देख सकती है। नैब इदारा आज़ाद है आपके मुताबिक, वो भी तहकीकात कर सकता है। इसमें शहजाद इकबाल तो कुछ नहीं कर सकता, आपकी हुकूमत या नैब ही कर सकता है अगर लाहौर में कोई करप्शन हुई है। लेकिन अभी आप लोगों ने बीआरटी पर जो रिपोर्ट जमा करवाई है एशियन डेवलपमेंट बैंक को, क्योंकि वहां से फंडिंग ली गई है इसकी, आप लोगों ने खुद कहा है कि 68% ये जो मंसूबा है मुकम्मल हुआ है। इसका रीच 1 हो, रीच 2 हो, रीच 3 हो, वो मिलाकर भी 68% बनता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीआरटी का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है? मेरे भाई, जो मैं आपको कह रहा हूँ सिविल वर्क कंप्लीट है, मैं सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ। मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि आईटीएस निजाम इसमें इंस्टॉल करना बाकी है। आप ये कहिए ना कि बीआरटी मंसूबे का जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, बीआरटी मुकम्मल हो चुका है मंसूबा, ये तो कहना गलत होगा क्योंकि आपकी खुद की रिपोर्ट ये कहती है कि 68% आप इसको जो मर्जी है कहें ना, आप कहें, आप इसको जो मर्जी है कहें। बसें हमने चला ली है, टेस्ट बसिंग शुरू हो चुकी है आज से। आपका फ्लैगशिप मंसूबा जो है ये अवाम के लिए कब दस्तयाब होगा, अवाम कब इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इंस्टॉल होगा आईटीएस निज़ाम, हम इंशाअल्लाह ताला इसको खोल देंगे आवाम के लिए। मतलब अभी भी आप कोई तारीख देने की पोजीशन में नहीं है? आप कह रहे हैं कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा आईटी निज़ाम तब करेंगे आईटीएस निज़ाम? कोई तारीख देने की मैं कौन होता हूँ तारीख? मैं तो तारीख नहीं दे सकता ना, जाहिर है जो लोग बना रहे हैं वो तारीख देंगे ना। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, हुकूमत आपकी है, तो आप उनसे तारीख लेके ही देंगे ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अपनी तौर पे तारीख दे देंगे, या आप देंगे या वजीर आला देंगे या वो कंपनी देगी जो बना रही है, लेकिन अवाम को तो बताइए ना कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा। देखिए मैं इसका पाबंद नहीं हूँ कि आप मुझसे जो सवाल करें मैं एज इट इज आपको वही जवाब दूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि जल्दी काम मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, उसके फौरन बाद हम इसको खोलेंगे। सर आप बिल्कुल, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता तो आप ना दीजिए, लेकिन इससे तासुर ये जा रहा है कि अभी भी आप श्योर नहीं है कि कितना टाइम इसमें और लगेगा, और शायद माजी की तरह दोबारा ये गलती दोहराना नहीं चाहते कि कोई डेडलाइन दे दी जाए और इसको फिर मुकम्मल ना हो मंसूबा। देखिए ये पेशावर के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आपके अपने चीफ मिनिस्टर ना खुश हैं कि उनसे तारीख दिलवा दी जाती है और उस तारीख पे मंसूबा जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि आवाम उससे मुस्तफीद हो सके। तो ये अटक से दूर बैठे हुए लोगों के बात नहीं है, ये आपके खुद वजीर आला ना खुश हैं इस पर। यही तो बात है, हम तो जो दिल में है वो मुंह पे है। हमारे वजीर आला ने कहा मैंने इफ्तिताह तब करना है जब ये कंप्लीट हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। आईटीएस निज़ाम पे इतना टाइम नहीं लगता, आपको पता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम तो इस चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि इसमें ताखीर हो रही है जिससे अवाम परेशान है। मैं खुद इलेक्शन से पहले वहां पे पेशावर में इंटरव्यू करके गया था, जो आसपास बाजार हैं, जो रिहायशी है, वो बड़े परेशान थे। तो हम तो उनके लिए कह रहे हैं कि जल्दी बनना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं है कोई इस मंसूबे के खिलाफ। अगर कोई मास ट्रांजिट के खिलाफ था तो वो आपके चेयरमैन इमरान खान साहब थे, हम नहीं है खिलाफ। हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए मुस्तफीद शहर के लोगों को। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा सिविल वर्क है, कंस्ट्रक्शन का वर्क है जिससे आवाम को तकलीफ नहीं होगी, आप मुझे बताएं। चलो 27 किलोमीटर ये सबसे रश एरिया में बना है,
तो आवाम को तो तकलीफ हुई होगी, इस पे तो हम सबको जी, तकलीफ तो मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन उनके क्या लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए ताकि उनको आसानी हो ना। नहीं वो हमें उसकी फिक्र है, आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी फिक्र है इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि क्या लोगों को तकलीफ थी तो हम ना बनाते, क्या हमें तरक्की का कोई हक हासिल नहीं है? नहीं बिल्कुल है, मुश्किलात बिल्कुल है, हम उन मुश्किलात को देख चुके हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने कभी तनकीद नहीं की है। पेशावर, लाहौर जो बड़े शहर हैं, कराची, वहाँ तो मास ट्रांजिट होनी चाहिए। ये तो इमरान खान साहब कहते थे कि पैसा जो है वो अस्पतालों में लगे, स्कूलों पे लगे, जंगला बस क्यों बना दी। ये तनकीद शहजाद इकबाल की नहीं है, ये इमरान खान साहब की तनकीद थी। खैर वो अब पुरानी बात हो गई, अब तो इमरान खान बनने के करीब है इसलिए नहीं है जी। इमरान खान इसलिए कहता था जी, इमरान खान इसलिए कहता था कि वहाँ करप्शन हो रही थी। वो तो मैं अभी भी आपको साबित कर दूं कि वो 27 किलोमीटर, ये 27 किलोमीटर, जब डॉलर कम था तो वो 31 अरब पे बन रहा है, यहाँ डॉलर हाई है 29 अरब पे बन रहा है। तो क्या इसमें करप्शन नहीं हुई है? 29 वो तो हम पहले भी कहते थे, मैं आज भी कह रहा हूँ। एक सेकंड, आप कह रहे हैं 29 अरब में बन रहा है बीआरटी, क्योंकि अभी यही तो सबसे बड़ा 68 बिलियन, आपने कहा 68 बिलियन यही तो मसला है शहजाद साहब। बीआरटी 29 अरब की बन रही है। बीआरटी के साथ जो कमर्शियल प्लाजे हैं, जो 68 किलोमीटर फीडर रूट डाले गए हैं, जो उसमें स्क्रैप करने के लिए हम जो बसें खरीद रहे हैं, ये सारे शामिल करके 66 अरब बन रहा है। ये सारा 29 अरब की है। जी जी जी, नहीं ये सारा ये मंसूबा पूरा 68 बिलियन का है ना, इसमें आप इसको अलग अलग ना करें। क्योंकि लाहौर का जो था 66 का है, बीआरटी 29 अरब जी, जो लाहौर का था बसें मिलाकर सारा सिविल वर्क मिला के वो 29 अरब का बना था। 44 अरब रुपए का वहाँ पे अपनी बड़ी कितने का? अच्छा, लाहौर का कितने का? मेरे भाई वहाँ किराए की बसें खरीदी गई हैं लाहौर में। लाहौर में उनकी अपनी बसें नहीं है, बसें हमने खरीदी है 8 अरब की। और शौकत यूसुफजई साहब के जो लोगों को परेशानी हुई है बारिश की वजह से, जो पानी जमा हो गया था, इसकी क्या वजह है? ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है वहां पे या कोई और गलती हो गई? इस पे आपको तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बाहिम्मत लोग हैं, इन्होंने दहशतगर्दी देखी है। 15 साल तक यहाँ पे खून बहा है, यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है, यहाँ पे बम फूटे हैं, यहाँ लोग मरे हैं। ये लोगों ने बड़ी सख्तियां देखी है। ये अपने पेशावर को बनाने के लिए अगर 1.5 साल सख्ती देखी है तो इस पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन मेरे सवालात से आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपका जो अगर सड़क पे पानी जमा होगा, सुन लीजिए बात, ये पेशावर शहर शौकत यूसुफजई का नहीं है या पेशावर के शहरियों का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का शहर है। अगर वहां पे पानी जमा होगा तो मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप मुझे उल्टा ये जवाब देंगे कि यहाँ के लोगों ने सख्तियां बर्दाश्त की है, वो ये सख्ती भी बर्दाश्त कर लेंगे। जब काम होता है ना तो तकलीफ होती है, और ये हम सब बर्दाश्त करते रहे क्योंकि हमने अपना फ्यूचर बेहतर करना है। और ये जो आपका कैमरा है ना, मैं ये आपका कैमरा दिखा दे, यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, किसको तकलीफ हुई है? सारे खुश हैं। मैं अभी आप प्रोग्राम करके गया, लोगों को तकलीफ हुई है। और आप कल मेरे साथ चलिए, आपके बाजार में मैं आपके साथ जाऊंगा और लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या इसकी वजह से तकलीफ हुई है कि नहीं हुई। ये बन रही थी, लोगों को तकलीफ थी, मुझे भी थी। मैं भी जब घर से निकलता था 1.5 घंटे मुझे भी तकलीफ थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तरक्की ना करूं। जब एक गली में घर बनता है ना तो सबको तकलीफ होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अपना घर ना बनाए। हमने अपना घर बनाने से किसी ने मना नहीं किया और हमने बना लिया इंशाल्लाह। अगर कोई इन मंसूबों के खिलाफ था तो वो आपके चेयरमैन इमरान खान साहब थे, मौजूदा वजीर आजम है, लेकिन बाद में आप लोगों ने ये मंसूबा शुरू किया। आप कोई डेडलाइन नहीं दे रहे हैं, आप नहीं बता रहे कि किस तारीख को ये मंसूबा मुकम्मल होगा। आप कह रहे हैं कि आईटीएस सिस्टम जब बन जाएगा। एक आखिरी सवाल, कितनी बसें आ चुकी हैं इस वक्त बीआरटी की? ये मैं कल भी बता चुका हूँ, 21 बसें पहुंची है, इंशाल्लाह मरहलावार पहुंचेगी। जैसे आदि तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह हम इसको रूट शुरू कर देंगे। आदि का मतलब है कि 110 बसें जो भी मतलब मरहला चुकी है तो मायदे के तहत होना है ना। नहीं मायदे के तहत बसें पहुंचने वाली है इंशाल्लाह, जैसे ही पहुंचेगी वो हो जाएगा। कितनी बसें होंगी? बीआरटी जो पूरा मंसूबा है कितनी बसें चलाएंगे आप? 220 इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहते हैं सिस्टम नहीं बना है अभी तक, जो बस स्टेशन है उस पर काम हो रहा है। 220 बसें आनी है, लेकिन 21 बसें अब तक आई हैं। हमने उनसे पूछा कि किस वक्त तक ये मुकम्मल हो जाएगा, कोई तारीख नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि जब आईटीएस सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त हम जो है इस बस को लॉन्च कर देंगे। अब प्रोग्राम में आज इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।